Hello students, today we are going to start the second session with the laws of reflection. In the last lecture we have already seen the reflection, incident ray, reflected ray, and this is the normal to the surface. Now the angle formed by them, the first one is angle of incidence and the second one is angle of reflection. So आज हम सीखेंगे उसके लॉज जो मैंने आपको पढ़ने को बोले थे एक बार. Basically there are two laws of reflection. The first one is that angle of reflection that equals the angle of incidence. That means in this case we can say कि angle of incidence जो हमारे पास angle I है that will be equal to angle R. It was already there in the 10th standard, not a big deal. And the second one is that incident ray, reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence, it will be in the same plane. And that's why we can say that angle I and angle R, this both will be the plane angle. मतलब अगर यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी स्क्रीन के ऊपर जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे दोनों है और नॉर्मल, ये तीनों की तीनों डिस्प्ले के ही प्लेन में है. सो रिफ्लेक्टेड रे बाहर की और है और इंसिडेंट रे अंदर की तो और है, ऐसा कुछ डिफरेंट नहीं है. इट विल बी इन द सेम प्लेन and as they are the laws, so they will be valid on all kind of the reflecting surfaces. चाहे वो प्लेन मिरर ले लो या फिर स्फेरिकल ले लो या फिर कर्व्ड ले लो या फिर कुछ भी ले लो, इन ऑल द केसेस दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड. जहां जहां रिफ्लेक्शन है ये लॉस को फॉलो किया जाएगा. नाउ थ्रू आउट द चैप्टर ये सारी चीजें, ये एंगल्स, वो सारी चीजें और रे डायग्राम्स जो भी तुम लोग बनाओगे उसमें बहुत ही यूजफुल होगा. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्लांसिंग एंगल. देखिए बेसिकली ग्लांसिंग एंगल होता क्या है. ऐसे कहा जाए तो इट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है उसके साथ ये जो एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट एंगल जो हमारा बन रहा है, दैट एंगल इट विल बी योर ग्लांसिंग एंगल. अब ग्लांसिंग एंगल जो है उसका डेफिनेशन भी कुछ ऐसे ही होगा, दैट द एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द सर्फेस अपॉन विच इट इज इंसिडेंट, इट इज कॉल्ड एज glancing angle. So here this will be my glancing angle. The next thing that is deviation. जो भी इंसिडेंट रे हमारा गया है, look at this. अगर इस इंसिडेंट रे को देखा जाए तो ये इंसिडेंट रे अगर यहाँ पर बीच में सरफेस नहीं होती तो सीधा ऐसे ही चला जाता, बट सरफेस होने की वजह से वो थोड़ा सा अपनी जगह से हिला, उसने थोड़ा टर्न लिया, एंड दैट टर्निंग वो कितना एंगल का हुआ, दैट इज कॉल्ड एज डेविएशन. जनरली इन दिस चैप्टर हम डेविएशन को डेल्टा से बताएंगे. कुछ अलग अलग रेफरेंस बुक्स अगर आप रेफर करो तो उसमें अलग अलग नोटेशन हो सकते हैं उसके. अब इस डेल्टा की अगर बात करें, सो दैट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे जो यहाँ पर नीचे जा रहा है एंड द फाइनल इमर्जेंट रे. देखो यहाँ पर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल इमर्जेंट रे. सो इन बिटवीन इंसिडेंट रे एंड फाइनल इमर्जेंट रे. हमारे केस में यहां पर वो फाइनल इमर्जेंट रे कौन होगा, रिफ्लेक्टेड रे. इसके लिए कुछ ट्राई करते हैं, डू इट योरसेल्फ वाला केस. इन दिस केस यू हैव टू फाइंड सम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड ग्लांसिंग एंगल एज वेल एज एंगल ऑफ डेविएशन. इंसिडेंट रे जो होगा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री. ये वो वैल्यूज है जो आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आ चुकी है. सो यू नो वेरी वेल कि इसमें क्या क्या करना चाहिए. 45 डिग्री, 60 डिग्री, 53 एंड 90 डिग्री. सो इन सब के लिए आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लांसिंग एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन वो फाइंड आउट करना है. एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को करवाता हूं. लेट अस से यू आर हैविंग अ सरफेस लाइक दिस विच इज रिफ्लेक्टिंग इन नेचर, इज देयर. अब देखो उसमें एक इंसिडेंट रे हम रेड जो आया है उसके लिए इंसिडेंट एंगल कोई भी एक ले लेते हैं. लेट अस से वी आर गोइंग फॉर द 30 डिग्री फॉर कन्वीनियंस. तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि जो भी सरफेस है उस सरफेस के लिए हम नॉर्मल बनाएंगे. सो जैसे ही यहां पर हमारे पास नॉर्मल बनेगा एट द 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस P, हम उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हमने बताया है 35 डिग्री यहां पर लिख लिया.
So this is my incident ray. This green one is my angle of incidence. And अब हमें find out करना है angle of reflection. So according to the first law, होगा क्या कि angle of reflection will be equal to angle of incidence. So this is reflection की वजह से हमारे पास जो reflected ray आया है वो, and this will also be 35 degree. So ये सबसे पहला हमारा आंसर हो गया that angle of I, it is 35 degree. Angle R, that is also 35 degree. इसके साथ अगर हम डेविएशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं और ग्लांसिंग एंगल भी फाइंड आउट करेंगे. सो फॉर द डेविएशन, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी किया था, दैट ये सीधा जाएगा अगर सरफेस नहीं होगी तो. अब वो सीधा नहीं जा रहा है, दैट मीन्स हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बन रहा है. अब वो जो एंगल होगा दैट मच, दिस एंगल, इट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन. यू हैव टू मेंशन द डायरेक्शन एज वेल कि ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है तुम्हारा वो क्लॉकवाइज गया या एंटी क्लॉकवाइज गया, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. अदरवाइज वो क्या होगा, वो दूसरे मीडियम में चला जाएगा. सो एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो ये जो रेड लाइन स्ट्रेट है उस केस में इट इज ऑफ 180 डिग्री. ये टोटल एंगल हमारा बन गया. अब उस 180 डिग्री में से एक 35 एंगल ऑफ इंसिडेंस का माइनस हो गया और एक 35 किसका गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो फाइनल यू आर गोइंग टू गेट 110 डिग्री and that will be your angle of deviation. But in which direction? Yes, you guessed it right. It is in the anti-clockwise direction. अब हम बात करेंगे glancing angle की. So this angle is going to be my glancing angle and which is the complement for an angle of incidence. तो angle of incidence और glancing angle दोनों मिलकर 90 डिग्री हमारा बनाएंगे. But उस 90 डिग्री में से अगर ग्लांसिंग एंगल फाइंड आउट करना है, we will just remove this 35 degree and we are going to get, so this is going to be 55 degree. This is one example that I did. Rest all of them you have to do. Now we will go for the specific surfaces. For example, यहाँ पर तो हमारे पास प्लेन सरफेस थी, तो प्लेन सरफेस के केस में तो हमारे पास ऐसा हो रहा है. Now अगर मेरे पास कोई कर्व्ड सरफेस है, Let us say I am having a surface like this. अब इस सरफेस के ऊपर अगर कोई एक इंसिडेंस रे आ रहा है ऐसे, तो अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस उसके ऊपर अगर मुझे नॉर्मल बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? एज यू नो वेरी वेल दैट दिस स्फेरिकल सरफेस, उसमें जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है उसके लिए हम ऐसा टेंजेंट बना सकते हैं और उस टेंजेंट से परपेंडिकुलर जो जाएगा दैट विल बी योर नॉर्मल. एंड उस नॉर्मल के साथ जो तुम्हारा एंगल बन जाएगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. और जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गया और उसके लिए ये हो गया तुम्हारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. उसके साथ ये हो गया तुम्हारा ग्लांसिंग एंगल और ये हो जाएगा सीधा वो जाने वाला था बट ड्यू टू सरफेस वो नहीं जा पाया. सो ये पूरा जाएगा आप लोगों का एंगल ऑफ डेविएशन. इन विच डायरेक्शन? सी anti-clockwise. Yes, exactly. Good. So the two types of reflection are specular reflection और दूसरा वाला है diffuse reflection. तो specular reflection में क्या होता है कि उनके जो सरफेस के नॉर्मल्स जो होते हैं, जैसे हमने यहाँ पर येलो नॉर्मल ड्रॉ किए है ना, वही नॉर्मल, तो उनकी सरफेसेस के नॉर्मल जो होते हैं वो एक दूसरे से पैरेलल होते हैं. सो नॉर्मल्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ये पैरेलल की साइन आप लोगों को याद होगी. और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन जो होती है उस केस में उनके नॉर्मल्स वो एक दूसरे से पैरेलल तो नहीं लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं. वो क्या होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड. तो उनके लिए थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेकुलर रिफ्लेक्शन. देखिए जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसका ये नॉर्मल और बाकी के जो दो डॉटेड लाइंस है वो नॉर्मल्स एक दूसरे से पैरेलल है. पैरेलल होने की वजह से अगर हम पैरेलल बीम उस पर इंसिडेंट करेंगे
तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वही सेम मैनर में पैरेलल होगा विथ सम डेविएशन। इन द सेम वे अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करें तो उसमें अगर आप देखें तो ऑल द पॉइंट्स जो भी मैं यहाँ पर डॉट्स कर रहा हूँ वो सारे के सारे पॉइंट्स, उनके नॉर्मल्स को अगर आप देखें तो वो नॉर्मल एग्जैक्टली एट द बाइसेक्टर आपको देखना होगा। सो वो सारे के सारे नॉर्मल वो एक दूसरे से पैरेलल नहीं है। सो दिस रैंडम ओरिएंटेशन इट लीड्स टू द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इन द फोटोग्राफी जो हमारे पास वो व्हाइट कलर का कपड़ा रहता है जिसके अंदर से फोकस करते हैं, इट इज यूजफुल फॉर डिफ्यूज्ड रेडिएशन। ओके, ये जो रेडिएशन है वो हम बाद में समझेंगे उसको, बट डिफ्यूज्ड जो होता है उस केस में हमारे पास बहुत अच्छे से फोटोग्राफिक इमेज आती है। तो अगर इस रिफ्लेक्शन के एग्जांपल्स देखें तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन हमें कहाँ मिलता है? सो दिस सरफेस, दिस काइंड ऑफ सरफेस, जैसे कि मिरर्स होते हैं, पॉलिश्ड हमारे पास मेटल सरफेस होती है, वहां पर मिलेगा। और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हमें कहाँ पर मिलेगा? तो लेट अस से कोई पेज है या फिर न्यूज़पेपर है, तो उस न्यूज़पेपर के ऊपर हमें पता है कि वहां पर जो सरफेस रहेगी वो सीधी नहीं होगी, एंड इन दैट केस हमारे पास रैंडमली ओरिएंटेड नॉर्मल्स मिलेंगे और जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि इमेज उनमें कैसे होगी। सो अगर हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, इन दैट केस हमारे पास वेल डिफाइंड इमेज होगी, और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो उस केस में हमारे पास कोई क्लियर इमेज नहीं मिलेगी, या फिर अगर हम ऐसा भी बता सकते हैं कि उसमें इमेज ही नहीं मिलेगी, नो इमेज एट ऑल। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट कैन बी आस्क्ड। अब अगर स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो स्फेरिकल मिरर्स में हमारे पास लेट अस से एक स्फेरिकल शेल है, और उस शेल में से हमने दो डिफरेंट पार्ट को अगर कट किया, फॉर एग्जाम्पल वन पार्ट इज ए बी जो हमने कट किया, एंड सेकेंड पार्ट इज दिस वन, दिस साइड ऑफ ए बी। तो इस केस में हमने इसकी अंदर की साइड को सिल्वर्ड किया। सो इन दैट केस दिस आउटर साइड इट विल एक्ट एज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहां पर हमने बाहर उसके ऊपर एक लेयर लगाया। सो दिस इंटरनल पार्ट इट विल एक्ट एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो as we are having the two names convex and concave, these two types of mirror will appear over there. अब concave उसको हम याद रख सकते हैं, cave माने गुफा, सो उसके ऊपर से हम concave को याद रखेंगे, convex अपने आप हो जाएगा। बट रिमेंबर holosphere will be there and reflecting surfaces जो है उस reflecting surface के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे whether it is convex और concave। concave के केस में अगर हमारे पास कोई इंसिडेंट रे होगा, so this will be your incident angle and this will be your reflected angle, and this is the center। ये जो sphere है ना, उस sphere का center, so that is the center। उसको क्या बोलेंगे वो नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे। In the same way it is for the convex, incident and reflected। अब देख सकते हैं कि इसमें से देखो ये नॉर्मल जो हमने बनाया है, that normal is a passing through the point on the sphere, and second is point C। C is the center of that sphere जिसमें से ये बना है, जिसका ये पार्ट है। So from the circle chapter we know very well कि अगर मैंने एक सर्कल बनाया, this will be the center C and this is the radius R। So this will be my point of incidence let us say, और उसके ऊपर जो हमारा इंसिडेंट रे आ रहा है, तो उस इंसिडेंट रे के लिए ये सेंटर से पास होती हुई जो लाइन होगी वही तुम्हारा नॉर्मल बनेगा, एंड दिस विल बी द रिफ्लेक्शन, एंड द एंगल ऑफ बोथ ऑफ देम इट विल बी व्हाट, सेम। यस, सो आई कैन से फ्रॉम दिस दैट मिरर्स जिनकी सरफेसेस वो एक हॉलो स्फीयर का पार्ट बनती है, दैट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल मिरर्स। दो टाइप्स है, कौन कौन से है हमारे पास, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव गुफा माने अंदर, कॉन्वेक्स मतलब बाहर की साइड उसका रिफ्लेक्टिंग होगा। तो अभी हम समझेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर,
और वो है स्फेरिकल मिरर। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, स्फेरिकल मिरर जो तुम्हारा होगा, उस स्फेरिकल मिरर में एक साइड सिल्वर्ड सरफेस है और वो जो सिल्वर्ड सरफेस है उसके कौन सी साइड में रिफ्लेक्शन होगा? अपोजिट साइड पे, एज आई सेड अर्लियर। सो अपोजिट साइड पे रिफ्लेक्शन होगा। नाउ दिस इज पॉइंट P एंड दिस पॉइंट P इज कॉल्ड एज पोल। ये जो स्फेरिकल मिरर हमारा है उसका पोल ये है, दिस इज सिल्वर्ड सरफेस A एंड B। अभी हम जितनी भी बात सीखेंगे उन सारी चीजों की डेफिनेशन नेक्स्ट स्क्रीन में आप लोगों को मिल जाएगी, बट यहां पर सबसे पहले पोल। सो इट इज मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, क्योंकि ये जो पूरा स्फेरिकल मिरर है A से लेके B तक, उसका सेंट्रल पॉइंट जो है दैट इज योर पोल P। सेकेंड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि हमें पता है कि यहां पर जैसे हमने देखा था, दिस इज द सेंटर। सो दिस सेंटर, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर इटसेल्फ। तो यहां पर हमारा ये जो मिरर है वो मिरर जिस भी सेंटर से बिलोंग करता है दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये जो पॉइंट P हमारा है वो पॉइंट P किसी स्फीयर के ऊपर की पॉइंट की बात हम कर रहे हैं। ये सेंटर वो स्फीयर का खुद का सेंटर है एंड वी नो वेरी वेल कि अगर हम किसी भी स्फीयर के पॉइंट एंड उसके सेंटर को मिला दे, सो व्हाट विल बी दिस? इट इज द रेडियस। द सेम वे ये जो B पॉइंट है वहां से भी हम कर सकते हैं एंड द सेम वे दिस फॉर A पॉइंट। सो टू कीप द यूनिफॉर्मिटी हमने उसको येलो कर दिया बिकॉज दिस विल ऑल्सो एक्ट एज द नॉर्मल। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि इफ आई टॉक अबाउट पॉइंट P, सो P पॉइंट जो है उस पॉइंट के ऊपर अगर हमें टेंजेंट बनाना हो तो वो टेंजेंट जाएगा ऐसे सीधा एंड दैट टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द रेडियस। वी नो वेरी वेल फॉर दैट। सो दिस इज गोइंग टू बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दैट विल बी डिनोटेड एज कैपिटल R। सो ये वो रेडियस हुई जिस स्फीयर का ये मिरर हमारा पार्ट है, और ये जो पॉइंट P और C उसमें जो पास होती हुई जो लाइन जा रही है दैट इज आर प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस प्रिंसिपल एक्सिस, इसके अकॉर्डिंग ही हम सारी बात करेंगे ऑनवर्ड्स। देन वी विल टॉक अबाउट द एपर्चर। जो मोबाइल फोन्स के कैमरा होते हैं उसके अंदर एपर्चर साइज रहता है। सो हियर एपर्चर हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक होगा हमारा लीनियर एपर्चर और दूसरा होगा एंगुलर एपर्चर। सो लीनियर एपर्चर इज दिस मच, A से लेके B तक ये जो पूरा बनेगा दैट विल बी योर लीनियर एपर्चर, दिस लेंथ। एंड एंगुलर एपर्चर जो तुम्हारा बनेगा दैट विल बी द एंगल ACB। सो दैट इज द एंगल ACB एंड दैट विल बी योर एंगुलर एपर्चर। नाउ वी विल टॉक अबाउट पॉइंट F। This point F, it is called as focus. It is also called as principal focus. So principal focus जो होता है वो क्या होगा? Let us say हमने ऐसे एक मिरर बनाया, ये कौन सा मिरर होगा? Yes, कॉन्केव। तो ये जो कॉन्केव मिरर है उसमें से हम एक ऐसे उसके सेंट्रल पॉइंट P दैट इज पोल, उसमें से एक एक्सिस पास करेंगे, तो उस एक्सिस को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। अब उस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में अगर हमने कुछ रेज को इंसिडेंट किया, सो दोस पैरेलल रेज विल गो टू द सरफेस एंड देन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। अब वो रिफ्लेक्ट होंगे तो वो नॉर्मल से अबाउट होंगे सारे, एंड आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो सारे के सारे वो पास हो जाएंगे कुछ ऐसे एक पॉइंट में से, और वो जो पॉइंट बनेगा तुम्हारा दैट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल फोकस F। अब देखो कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों केस में प्रिंसिपल फोकस तो रहेगा ही, सो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस। एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो हमारा मिरर है उस मिरर के ऊपर हमारे पास कुछ पैरेलल बीम आएंगे। अब वो जो पैरेलल बीम आ रहे हैं उस बीम के अकॉर्डिंग
हमारे पास वो रिफ्लेक्शन करेंगे। रिफ्लेक्शन करके जैसे ही वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो कहीं पे भी एक दूसरे को मिलने नहीं वाले, बिकॉज देखो ये यहाँ गया, ये यहाँ पर चला जाएगा, ये सो इन दिस केस वो कहीं पर भी मिलने नहीं वाले, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके तुरंत वापस आएगा। सो इन दैट केस हम क्या सोचेंगे कि ये रिफ्लेक्ट अगर नहीं हो रहा है, बट इफ यू सी द सेम थिंग इन द रिवर्स ऑर्डर, ये सारे रेज यहां से इमर्ज आउट हो रहे हैं, ऐसा हमें लग रहा है। एंड दिस पॉइंट is called as focus for the convex mirror, and this is the focus for the concave mirror. Now, as we have already discussed about principal focus, so let us discuss about the focal length. Now, what is focal length? So focal length is the distance between pole and principal focus. So if we see this first, so this will be my small f, that is called as focal length, distance between pole and the principal focus, and the same small f will be over here from P to F, so that is focal length. अब देखिए ये सारी जो फोकल लेंथ और वो सारी बात है, तो ये जो रेज आ रहे हैं हमारे, वो सारे के सारे रेज वो डायरेक्टली जाएंगे सरफेस के ऊपर, लेकिन वो रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ही नजदीक होंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग, वो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे होंगे, बहुत ही नजदीक होंगे। एंड अनदर थिंग इज कि ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर इंसिडेंट है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो सारे के सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो हमारे पोल P जो है उससे बहुत ही कम डिस्टेंस पर होंगे, बहुत ही कम डिस्टेंस। सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन नाउ, ये जो एंगल्स फॉर्म करेंगे वो सारे के सारे एंगल्स बहुत ही स्मॉल होंगे। इफ यू टॉक अबाउट दिस एंगल, इफ यू टॉक अबाउट दिस एंगल, यहां पर हमें दिख रहा है या फिर हम देख सके इसलिए हमने उसको बड़ा ड्रॉ किया है, ताकि इन एक्चुअल केस देखा जाए तो हम सेंटर के, पोल के बहुत ही नजदीक रह के काम करेंगे रे ऑप्टिक्स के टाइम पे। एंड ऐसे रेज जो बहुत ही नजदीक रहेंगे उन रेज को बोलते हैं पैरेक्सियल रेज, जिसका हम बहुत यूज करेंगे इस पूरे चैप्टर में। चलिए ये तो बात हुई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज जब हम इंसिडेंट करेंगे तब की। लेकिन अगर इस तरह प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल नहीं लेकिन एक दूसरे से पैरेलल है, देखिए ये जो रेज आ रहे हैं वो एक दूसरे से पैरेलल रेज है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस जो है उससे पैरेलल नहीं है। सो इन दैट केस अगर हमारे पास ऐसे रेडिएशन आएंगे तो वो रेडिएशन भी किसी ना किसी पॉइंट पे तो मिलेंगे ही। नाउ आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है वो यहां पर मिल रहे हैं, एंड दिस इज ऑल्सो इन द सेम प्लेन जिसमें हमारा फोकल था या फिर प्रिंसिपल फोकस था। तो हम बात कर रहे हैं यहां पर प्लेन की, और ये प्लेन सरफेस, जिस सरफेस का एक पॉइंट खुद प्रिंसिपल फोकस F है, दैट इज कॉल्ड एज फोकल प्लेन। फोकल प्लेन मतलब क्या होगा, ये जो हमारे पास सरफेस है वो सरफेस होगी जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर हमारे पास कोई एक प्लेन है, और उस प्लेन के अंदर हमारा प्रिंसिपल फोकस है। एक चीज आपको बहुत याद रखनी है कि ये जो हमारा फोकल प्लेन होगा उसके ऊपर इमेज तब ही बनेगी जब हमारा ये जो एंगल बन रहा है वो एंगल थीटा बहुत ही स्मॉल हो, या फिर थीटा इज नियरली इक्वल टू 0। सो सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है उनको मैंने यहां पर लिख रहा हूं, सो वो सारी आपको कॉपी कर लेनी है। ये स्क्रीन और उसके बाद वाली स्क्रीन भी आपको लिखनी है। So that's all for this session. See you in the next session.